साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं। साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट्स है, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कल कारणवश थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस कारण वीडियो आपको नहीं दे पाया। और दोस्तों, कभी कभी होता है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, बट आगे से हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो आपकी आती रहे। तो दोस्तों, हम लोग जो आपका कॉमर्स का टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोगों ने आपका जो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स था उसको देख लिया था। आज जो आपका टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहली बात करें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम लोग हिंदी में गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं, तो ये आप लोगों को पता है, ये बैंकिंग का एक टर्म है या बैंकिंग का एक आपका वर्ड्स है, इसमें कोई नो डाउट्स है आपको भी। तो दोस्तों, ये आप एक चीज़ समझिए, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ये एक एसेट्स है, जो क्या है आपके बैंक में जो होता है वो आपके एक तरफ लायबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट्स होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। दोस्तों, अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में भी आप लोग बैलेंस शीट बनाए होंगे, और बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी और एसेट्स चीज़ें शो करते हुए आप लोग बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। दोस्तों, उसी तरह आपका बैंक भी अपना बैलेंस शीट मेंटेन करता है और उसे अपने लायबिलिटी और एसेट्स को बरकरार करके, यानी कि आपका मेंटेन करना पड़ता है, उसको लायबिलिटी और एसेट्स को, हर चीज़ों को आपको शो करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे एक चीज़ समझें, जो आपकी एसेट्स होती है वो आपकी दो तरीके की एसेट्स होती है, एक परफॉर्मिंग एसेट्स होती है और एक आपकी नॉन परफॉर्मिंग होती है। कहने का तात्पर्य ये समझिए कि आपकी कुछ एसेट ऐसी होती है जो वास्तव में क्या होती है, परफॉर्मिंग होती है, और कुछ ऐसी होती है जो नॉन परफॉर्मिंग होती है। अब ये परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि आप सभी को पता है कि एसेट साइड में हम लोग दो तरह की चीज़ें रखते हैं, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट। तो दोस्तों, इन दोनों में ही आपका क्या होता है कि जो भी आपकी नॉन करंट होती है, मतलब कि आपकी जो भी आपकी फिक्स एसेट है, आपकी जो भी प्लांट है, मशीनरी है, वो क्या है, सभी कुछ ना कुछ क्या करती है, परफॉर्म करती है, जिससे कंपनी को क्या होता है, ग्रोथ होती है, कंपनी को कुछ ना कुछ अर्न होता है। या आप करंट एसेट की बात कर लें, जैसे कि आपका कैश है, स्टॉक है, इन सब से क्या होता है, आपके कुछ ना कुछ आपके कंपनी के कार्य चलते हैं या कार्य आपके क्रियान्वित किए जाते हैं। बट आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके निष्क्रिय एसेट्स होते हैं, या कह सकते हैं निष्क्रिय एसेट्स का मतलब ये है कि अब ये कुछ हमें अर्न करके नहीं दे रहे हैं, ये हमारे बैलेंस शीट में तो हैं, दिख तो रहे हैं, पर वास्तव में इससे हमें कोई आय जनरेट नहीं हो रही है, या कह सकते हैं इससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट का तात्पर्य यहाँ लाभ से ना लीजिएगा, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे गेनिंग से है, या कह सकते हैं ये हमें कुछ अर्जित करके नहीं दे रही है। आप नॉर्मली जानते होंगे कि अगर कोई मशीनरी या प्लांट होता है तो उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से हम लोग कुछ प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसे सेल्स करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हमें अर्निंग होती है। या आप कैश की बात कर लीजिए तो कैश भी क्या होती है आपकी, वास्तव में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बट इसी से आप क्या करते हैं, सारे वर्किंग चीज़ें को कंप्लीट करते हैं, वर्किंग पेमेंट को पेमेंट करते हैं, उस चीज़ को लाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके कार्य में क्या होते हैं, कंपनी के या बैंक के कार्यों में लगे हुए रहते हैं। ये सारे एसेट्स क्या होते हैं, परफॉर्म में होते हैं, या कह सकते हैं वर्किंग कंडीशन में होते हैं। बट जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, क्या होती है, वो वास्तव में आपके बैलेंस शीट में शो होकर केवल बैलेंस शीट की शोभा बढ़ाता रहता है, या बैलेंस शीट को दिखाने के लिए होता है कि ये देखिए मेरे पास इतना एसेट्स है, पर वास्तव में उस एसेट्स का कोई भी औचित्य नहीं होता है उस संस्था के लिए, उस बैंक के लिए। तो ये तो दोस्तों एक सिंपली भाषा में हमने बताया कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती होगी तो परफॉर्मिंग एसेट भी कुछ होती है, जाहिर सी बात है होती है।
तो आपके एसेट्स आपके नॉर्मली दो तरीके से हम लोग यहाँ डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे बैंकिंग टर्म में अगर हम लोग नॉर्मली समझ लें तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज डिफिनेशन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की होती है, तो वो कहा जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज काइंड ऑफ लोन्स वेयर इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आर लेट और हैव नॉट बीन पेड। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऋण जो आपकी क्या हो, जिसका मूलधन का मतलब दोस्तों होता है आपका जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है और आपकी इंटरेस्ट या कह सकते हैं हिंदी में ब्याज, जो आपके मूलधन है और ब्याज है वो यदि 90 दिन तक क्या हो या 90 दिन तक वो ब्याज और मूलधन नहीं प्राप्त होते हैं तो उन आपके ऋण को हम लोग किस में शामिल कर लेते हैं, गैर निष्पादित संपत्ति में दर्ज कर लेते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति उसे हम लोग कहने लगते हैं। तो ये दोस्तों सिंपली चीज़ें हैं, आप इसमें कुछ भी, ये आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पे 90 दिन डिक्लेयर किया गया है, इसे कोई भी आपकी परिभाषा नहीं है, ये केवल आरबीआई के तहत इसको कम ज़्यादा किया जाता है। अभी वास्तव में अगर करंट सिचुएशन देखिए तो अभी आपके आरबीआई ने इस 90 दिन के लिए 30 दिन आपके साथ ही क्या कर दिया है, इस 90 दिन की अवधि को और बढ़ा दिया है। तो अब ये 180 दिन हो गया है। पर आप लोग इस 180 दिन को कंसीडर ना करिएगा क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन के लिए केवल लागू किया गया है। ये कोविड-19 के कारण यहाँ पे आरबीआई ने, आप लोग न्यूज़ पढ़े भी होंगे, तो वहाँ पे आरबीआई ने इस 90 दिन में 90 डेज और भी क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है कि अगर 90 डे के साथ ही 90 डेज और अगर कोई ऋण या आपके ऋण पर मूलधन ब्याज नहीं दिया है तो उसको हम लोग एनपीए में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा या बैंकों द्वारा उस अमाउंट को एनपीए में ट्रांसफ़र करने के लिए छूट दी गई है। तो ये तो दोस्तों है, आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि ऐसा ऋण या आप कह सकते हैं मूलधन ब्याज उस पर जो 90 दिन तक आपकी नहीं प्राप्त होती है देय तिथि से, उसको हम लोग एनपीए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब दोस्तों बात अगर करें तो आपकी जो एनपीए होती है वो दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है ग्रॉस एनपीए और एक होती है आपकी नेट एनपीए। अब ये क्या है, इनको समझ लेते हैं दोस्तों। जो ग्रॉस एनपीए होता है वो सम ऑफ क्या कह सकते हैं, लोन होती है, या कह सकते हैं जो आपके टोटल लोन बैंक द्वारा दिया गया होता है। जैसे कि आप सभी पता है कि बैंक अलग अलग तरीके से लोन देती है। वो आपका होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, आपकी एजुकेशन लोन हो सकती है, वगैरह वगैरह। आपका बहुत तरीके से लोन दिया जाता है और हर लोन के पीछे कुछ ना कुछ मॉर्गेज होता है या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है। तो किसी भी तरीके से बैंक अलग अलग तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। तो जो भी आपकी बैंक जितनी भी लोन प्रोवाइड करी है उन सभी लोन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एनपीए में रखते हैं। वास्तव में वो आपका गैर निष्पादित एसेट्स कहलाती है। बट आपका ये समझिए कि इसी गैर निष्पादित संपत्ति को, या कह सकते हैं ये जो सकल गैर निष्पादित संपत्ति है, ग्रॉस एनपीए है, इसी को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है बाद में। जैसे कि आपका नॉन स्टैंडर्ड में इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो यही आपका ग्रॉस जो एनपीए होता है वो तीन कैटेगरी में बाद में कैटेगराइज किया जाता है। अभी हम लोग उसको भी समझते हैं क्या है। तो दोस्तों ये तो आपका ग्रॉस एनपीए होता है कि जो आपके टोटल्स क्या होते हैं, बैंकों द्वारा ऋण दिए गए होते हैं, उन सभी को हम लोग एनपीए, सकल एनपीए बोलते हैं, ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। अगर हम लोग नेट एनपीए की बात कर लें तो दोस्तों ऐसा एनपीए जो वास्तव में क्या है, अब बैंकों के लिए क्या हो गया है, बर्डन हो गया, या जिसे रिकवर करना या जिस ऋण को प्राप्त करना अब बैंकों के लिए क्या है, बहुत ही दुविधादायी है, या कह सकते हैं बर्डन हो गया है। तो वो सारे को हम लोग नेट एनपीए में कहते हैं। वास्तव में यही एनपीए देश के लिए, बैंकों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं और समाज के लिए भी ये नुकसानदायक होते हैं। तो आपके सामने ये एनपीए की जो टाइप्स हैं ये नॉर्मली आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है। उसमें आपके वो सारे लोन्स को हम लोग ग्रॉस एनपीए में करते हैं, बट उसको हम लोग बाद में कैटेगराइज करके 3 कैटेगरी में बदल देते हैं, जिसे हम लोग अभी देखें सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो अब तो ये दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग हो गई। अब एसेट्स की कुछ क्लासिफिकेशंस की गई है, उसको अगर हम लोग देख लें, यानी कि मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 2 मुख्य रूप से आपका डिवाइड किया गया है। एक आपका है स्टैंडर्ड एसेट्स, या कह सकते हैं आपका
जो आपकी प्रमाणित संपत्ति होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। और एक तरफ आपके 3 चीज़ें होती हैं जिसको अभी हम लोग देखे थे, जो आपका ग्रॉस एनपीए के अंतर्गत हम लोग इसको शामिल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, आपका सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट और डाउटफुल एसेट। वास्तव में आपका सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट 3 तरीके कैटेगरी में किया जाता है। अब हम लोग अगर इसको बाकायदे अलग अलग समझ लेते हैं तो सब स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, इसको अगर हम लोग देखें तो दोस्तों सब स्टैंडर्ड एक ऐसा लोन या कह सकते हैं ऐसा लोन होता है जिस पर बैंकों को क्या मिलता रहता है रेगुलरली, क्या चीज़, इस पे इंटरेस्ट और इसकी रिकवरी या कह सकते हैं इस पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है रेगुलरली यानी टाइम टू टाइम क्या होती है, मिलती रहती है। तो वो सारे चीज़ को हम लोग किस में रखते हैं, स्टैंडर्ड एसेट के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए कि अगर कोई बैंक है उसने 10 लाख का लोन दिया है या 10 लाख का कोई लोन किसी भी तरीके का दिया है और उससे उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहा और साथ में ड्यू डेट पर उसका जो आया समय तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल गया, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। बट दोस्तों इस स्टैंडर्ड एसेट्स को ही हम लोग क्या करते हैं, जब ये इन केस एरियर्स और इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट लोन डू नॉट क्या होता है 90 दिन तक क्या होता है नहीं मिलता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड एसेट से आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपका स्टैंडर्ड एसेट ही क्या होता है बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसी को हम लोग फर्दर क्या करते हैं कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग एनपीए के या ग्रॉस एनपीए के अंतर्गत कैटेगराइज कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका स्टैंडर्ड एसेट्स आपका नॉर्मली वही एसेट्स होते हैं जो आपके रेगुलरली कुछ ना कुछ अर्न करके देते रहते हैं। जो अभी हमने शुरू में आपका परफॉर्मिंग एसेट की बात किए थे वही एक तरीके का आपका स्टैंडर्ड एसेट्स आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका स्टैंडर्ड एसेट होता है। अगर हम लोग बात कर लें सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में तो दोस्तों जो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, अगर आपका जो एनपीए 90 डेज तक क्या है, अगर आपका 90 डेज तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलता तो उसे हम लोग एनपीए में डाल देते हैं। बट यही एनपीए अगर आपका क्या हो 12 महीने तक ये एनपीए में ही डला रहे या कह सकते हैं 12 महीने तक ये एनपीए से कुछ भी रिकवरी ना हो, तो हम लोग इस एनपीए को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली वही चीज़ है कि इसको इफेक्ट लाया गया था 31 मार्च 2005 से लाया गया था। सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी वन विच हैज रिमेन एनपीए पीरियड लेस और इक्वल टू 12 मंथ। वही हमने बताया था अगर 90 डेज तक क्या होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलता तो उसको हम लोग एनपीए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये एनपीए अगर क्या होता है 12 मंथ तक नहीं मिलता है या 12 मंथ के लगातार समय अवधि में ये एनपीए में से रिकवरी नहीं हो पाती तो इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों अमाउंट वही चीज़ें हैं, बस उसको हम लोग एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कैटेगराइज करके डिफाइन कर देते हैं। ये आपको गाइडलाइन या बैंकों को गाइडलाइन पूरी करनी पड़ती है आरबीआई की गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए। नॉर्मली इसको फुलफिल करके आरबीआई को बैंकिंग सेक्टर की सही क्या होती है एक विजुअल मिलती है या देश में कितना एनपीए वास्तव में किस कैटेगरीज में है इस चीज़ की जानकारी आरबीआई को पता चलती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब आपका सब स्टैंडर्ड के बाद एक चीज़ होती है डाउटफुल एसेट, तो उसका क्या मतलब होता है कि जब आपका सब स्टैंडर्ड जो होता है वो एसेट लगातार 12 महीने तक क्या होता है आपके उसी कैटेगरी में बना रहता है, तो उसको पश्चात हम लोग उस सब स्टैंडर्ड एसेट्स को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डाउटफुल एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों वास्तव में आपका जो भी एनपीए होता है वो देश के लिए बहुत ही क्या होता है हानिकारक होता है या कह सकते हैं बहुत ही नुकसानदायक होता है। किसी भी राष्ट्र की बात कर लीजिए, क्योंकि उस राष्ट्र के एनपीए जितनी ज़्यादा होगी जिस राष्ट्र की एनपीए उस राष्ट्र की गतिरोधक में क्या होगी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है या कह सकते हैं आपके व्यवसाय में पैसा लगाने वाला बैंक नहीं होगा या बैंक पैसा देने के लिए नहीं होगा। आपकी जो लघु इंडस्ट्री है या कह सकते हैं स्मॉल सेक्टर कंपनियां हैं वो सब कंपनी क्या होती हैं बैंकों से लोन नहीं ले पाती हैं अच्छे अमाउंट में, तो ये सब बहुत सी गड़बड़ियां आपके राष्ट्र में चलने लगती है। तो दोस्तों डाउटफुल एसेट आपने जैसे अभी हमने समझाया कि एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल if
इट रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर द 12 मंथ। अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जो एसेट्स है वो 12 मंथ तक क्या हो, लगातार उसी में बनी रहती है, तो उसको बाद में हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डाउटफुल एसेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों ये आपका एकदम क्लियर चीज़ें हैं, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं है। चीज़ें बस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दी जाती है केवल अवधि के अनुसार, इसमें और कोई भी अंतर नहीं है। और अंत में दोस्तों जब डाउटफुल एसेट भी क्या होती है, आपकी नहीं रिकवर हो पाती है 12 मंथ तक, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, आपको लॉस एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लॉस एसेट्स जो आपका होता है वो ऐसा एसेट्स होती है जिसको अब बैंक मान लेता है कि अब इससे पैसा हमें रिकवर नहीं हो पाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो लॉस एसेट्स ही होता है वो क्या होता है, नेट एनपीए होता है। हमने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो एनपीए वास्तव में कंपनी के क्या लिए हो जाता है, बर्डन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि अब वो कंटिन्यूस कलेक्ट नहीं हो सकता है, या अब उससे कोई भी आय की बात कर रहे हैं कि जो आपके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है नहीं अब अर्जित किया जा सकता है, तो उसे हम लोग लॉस एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो दोस्तों ये सिंपली आपका चीज़ें थी एनपीए। आशा करते हैं चीज़ों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर क्विक रीजन कर लें दोस्तों, तो एनपीए आपकी एक ऐसे एसेट्स होती है जो आपके बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं, उस पर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट होती है, अगर वो 90 डेज तक नहीं प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि एनपीए को ही हमने दो तरीकों में डिफाइन किया है, एक क्रॉस एनपीए होता है, एक आपका नेट एनपीए होता है। क्रॉस एनपीए वो सभी होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी लोन्स आपका बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उन सभी को हम लोग जो सम करते हैं उसी को हम लोग ग्रॉस एनपीए के अंतर्गत रखते हैं। इसी ग्रॉस एनपीए में कुछ कैटेगराइज होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है डाउटफुल एसेट और एक होता है लॉस एसेट्स। तो इनको हम लोग तीनों को ही शामिल करके ग्रॉस एनपीए कहते हैं। और आपका जो नेट एनपीए होता है वो आपकी ऐसी एनपीए होती है जो वास्तव में कम या बैंकों के लिए क्या होती है, बर्डन होती है कलेक्ट करने के लिए, तो उसे हम लोग नेट एनपीए बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखा था कि एसेट के क्लासिफिकेशन में एक स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, एक आपके अलग से कुछ एसेट्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट वो होते हैं जो बैंकों को क्या करते हैं, वास्तव में आय अर्जित करके देते हैं या उनसे इंटरेस्ट और आपके प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होती रहती है, तो उन सारे को हम लोग स्टैंडर्ड एसेट के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। और यही स्टैंडर्ड अगर एसेट्स आपका नहीं रिकवर हो पाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आपके जो भी एनपीए होती है अगर वो क्या होता है आपके 12 मंथ तक रिकवर नहीं हो पाते तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत कैटेगराइज कर देते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंतर्गत कैटेगराइज कर देते हैं। और इसी सब स्टैंडर्ड एसेट को अगर 12 मंथ तक रिकवर नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग डाउटफुल एसेट में कवर कर देते हैं। और अंत में अगर डाउटफुल एसेट नहीं रिकवर हो पाती है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस एसेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो आपका अनकलेक्टेबल एसेट्स होता है या बैंक इसे अब ऐसा मान लेती है जिसे हम लोग अर्जित नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो आपका एनपीए के बारे में हम आज चर्चा किए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।